प्लीज स्टार्ट. नमस्कार मंडळी, नमस्ते, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल. मैं संपदा वाकणकर, पीएन जोशी वुमेन्स कॉलेज, IQAC टीम और मुक्ता संगठना द्वारा आयोजित 3 दिन के इस राष्ट्रीय स्तरीय व्याख्यानमाला के तीसरे और अंतिम चरणों में आपका स्वागत करती हूँ. कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशा मैडम, मुक्ता संगठना के डॉक्टर आठवले सर, SPRJ कन्याशाला ट्रस्ट के डायरेक्टर डॉक्टर कुमुदावली मैडम, कॉलेज के सभी शाखाओं के उप प्राचार्य और कोऑर्डिनेटर, IQAC टीम के कोऑर्डिनेटर राजू सर और पूरी IQAC टीम, कॉलेज के प्रभारी प्रबंधक रजिस्ट्रार संजय कंठे और इस वेबिनार की पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मैं स्वागत करती हूँ. हमारे व्याख्यानमाला के सम्माननीय वक्ता डॉक्टर मुरलीबेन देसाई, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस व्याख्यानमाला की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले आप सभी पार्टिसिपेंट्स, सहभागियों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. हाउ आर यू? Hope you are fine and safe. I know you all are eagerly waiting for today's session. मित्रों, अभी तक डॉक्टर मुरलीबेन देसाई जी ने अपने पिछले 2 दिनों के व्याख्यानमाला में हमें जो भी जीवन कौशल्यों से अवगत किया है, उसके बारे में मैं कुछ 2 शब्द कहना चाहती हूँ. मित्रों, हम सभी को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मूंगफली और छिलके ये कहानी तो मालूम होगी ही. इस कहानी में हमारे पहले दिन के व्याख्यानमाला के जीवन कौशल्य अधोरेखित है. इस कहानी से तिलक जी की निडरता, सच्चाई और अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं सजा भी नहीं भुगतूंगा, ये जो आत्मगौरव है, इसकी हमें पहचान होती है और उनकी निश्चयात्मकता का हमें ज्ञान होता है. दूसरी कथा महाभारत के कौरव और पांडवों की. इम्तिहान के दौरान जब ही गुरुजनों ने सभी को पूछा कि आपको उस पेड़ पे क्या दिख रहा है, तभी अर्जुन ने बताया कि मुझे पेड़ पर बैठे हुए तोते की दाहिनी आंख ही दिख रही है, जिसको मुझे निशाना बनाना है. तो इस कहानी से हमें अपने काम के प्रति अपना दृष्टिकोण, काम के प्रति लगन और उसे पूर्ण करने हेतु अपनाए जाने वाले रास्ते पे कैसे फोकस होना चाहिए, इस बातों का ज्ञान होता है. दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक मीम वायरल हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि हम पहले अपने बच्चों को कहते हैं कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल इससे दूर रहो, जो आजकल की पीढ़ी इसकी एडिक्ट हो चुकी है. लेकिन आज ऐसा दौर आया है कि हमें इसी चीजों का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज्ञान की जो सफर है, अपना ज्ञान का जो सफर है, शिक्षण का जो सफर है, उसको आगे बढ़ाने की गरज निर्माण हुई है. तो इस कहानी से मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि ये जो बदलाव आया हुआ है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, उस स्वीकार को अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए. यही सब बातें मेरे हिसाब से डॉक्टर मुरलीबेन देसाई ने अपने पहले 2 दिन के व्याख्यानमाला में बताई है, जो मुझे इस तरीके से समझ में आई. ज्यादा आपका समय न बिताते हुए अभी मैं डॉक्टर मुरलीबेन देसाई अपने व्याख्यानमाला के अंतिम चरणों को आगे बढ़ाने के लिए मैं उनको आमंत्रित करती हूँ और आज का सफर प्रारंभ करें, ऐसी उनको विनंती करती हूँ. ओवर टू डॉक्टर मुरलीबेन.
सबको मेरे नमस्कार। आज अभी तीसरे चरण में हम है एवरीडे लाइफ स्किल्स में, और आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत करने का कौशल्य। अभी हम बातचीत तो कर रहे हैं बातचीत। ये मेरे लिए एक एडजस्टमेंट की जो बात की संपदा जी ने, जो मैंने बात की सोचने में कि हमारे में लवचिकता होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी चैलेंज है कि अभी हम बातचीत कर रहे हैं लेकिन मुझे आप लोग दिख नहीं रहे हैं। टेक्नोलॉजी के थ्रू हम बातचीत कर रहे हैं। तो ये एक नया एक चैलेंज आया है हमारे सामने, और हम सब एडजस्ट कर रहे हैं। कुछ भूल भी कर रहे हैं, कुछ सीख भी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी तकलीफ इसलिए होती है कि आपका मुझे चेहरा नहीं दिखाई देता है, कि आप मेरे साथ है, आप कुछ बीच में पूछना चाहते हैं, मैं कुछ आपको पूछना चाहती हूँ, ये सब नहीं हो सकता है। तो ये एक तरफी बातचीत हो रही है यहाँ पे थोड़े समय के लिए। बाद में आपका फीडबैक, आपके प्रश्न आ जाते हैं। तो हम जो बातचीत की बात यहाँ करने वाले हैं वो फेस टू फेस, आमने सामने की बातचीत, एक दूसरे के साथ की बात करने वाले हैं। ये जो मीडियम टेक्नोलॉजी के थ्रू है उसकी बात, शायद इसमें से थोड़ा कुछ सीख सकेंगे, लेकिन ज्यादा बातचीत करेंगे हम फेस टू फेस के लिए। अभी इसमें अब तक जो बात हुई इसकी दो बातें बहुत महत्व की है, कि हम जिससे बातचीत कर रहे हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं। जो हमने बताया कि सकारात्मक सोच हमें खुद के लिए और दूसरों के लिए करनी है। तो बातचीत करने में हम दूसरों के बारे में अगर अच्छा नहीं सोच रहे तो फिर वो बातचीत हमारी सक्सेसफुल, सफलतापूर्वक नहीं होगी। अगर हम समझ रहे हैं कि मैं बात तो कर रही हूँ ये मेरे साथ सहकार्यकर्ता से, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है, उसके काम करने की स्टाइल मुझे पसंद नहीं है, तो जो मैं बात करूंगी कैसे हो कैसे नहीं, उसमें कुछ सच्चाई नहीं रहेगी, राइट। और आगे संबंध नहीं होगा, आगे काम करने में भी मुझे मुश्किल होने वाली है। लेकिन अगर मैं उनकी खूबियां देखूं कि मुझे जिसके साथ बैठना है, जिसके साथ एक कोर्स शेयर करना है, तो उसके बारे में उसकी खूबियां अगर मैं पहचान सकूं और फिर उसके साथ बातचीत करूं तो बहुत आसान हो जाएगा और बहुत आनंद भी आएगा काम करने में। फिर कई बार हमें लगता है कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो मेरा जूनियर है, तो फिर हम उस हिसाब से बात करेंगे कि तुम्हें मुझे सम्मान देना पड़ेगा, मेरी बात सुननी पड़ेगी। या अगर मैं जिससे काम कर रही हूँ मेरा सीनियर है, तो उसको मेरे साथ यही एक अभिगम रहेगा जो मुझे शायद पसंद ना हो। तो ये बहुत जरूरी है कि बातचीत करने के लिए आमने सामने वाले अगर साथ काम कर रहे हैं तो एक समानता का अभिगम होना चाहिए, कि मैं जूनियर हूँ या मैं सीनियर हूँ, वो सोच के बात करते हैं तो भी आगे काम नहीं होता है। विनम्रता की बहुत जरूरत है। हम कितने भी ज्यादा क्वालिफाइड हो दूसरे व्यक्ति से, कितने भी ज्यादा सीनियर हो, लेकिन अगर हमने विनम्रता से बात नहीं की और घमंड से बात की तो भी वो बातचीत आगे नहीं जाने वाली है। फिर एक दूसरी अड़चन आती है हमारी सोच में दूसरे व्यक्ति के लिए, वो ये है कि वो बहुत अलग है। कोई फॉरेनर है हमारे साथ, या कोई ज्यादातर हम सब नॉर्थ इंडियन है और कोई साउथ से आया है तो अलग तरह से बात कर रहा है, तो भी हमें तकलीफ होती है। ये विभिन्नता जो है, जो हम बहुत उसका महत्व है लाइफ स्किल्स में, तो वो विभिन्नता से ही हमें तकलीफ होती है। हमें हमारी तरह जो रहेगा, हमारी भाषा बोलेगा, हमारी तरह कपड़े पहनेगा, तो हमें ज्यादा आसान रहता है बातचीत करने में। तो ये जो तकलीफ है उसको भी हमें दूर करना है लाइफ स्किल में। लाइफ स्किल में ये समझना बहुत जरूरी है, कोई हमसे अलग है सोच में, पहरवेश में, इसके बिहेवियर में, तो हम उसको बीच में ना आने दे। वो हम उसे एक मौका समझे, कुछ अलग हमें सीखने को मिलेगा। हम अलग है तो अच्छा है,
जो भी काम करेंगे वो बहुत अच्छी तरह से होगा, क्योंकि अलग अलग उसमें इनपुट्स आएंगे अलग लोगों के। तो दूसरों की विभिन्नता को भी हमें स्वीकारना है और आनंद से स्वीकारना है, सिर्फ सहन नहीं करना है। ठीक है, सहन कर लेता हूँ, मैं उसका इश्यू नहीं बनाऊंगा, लेकिन ये थोड़ा अजीब तो लगता है, ये कैसे कपड़े पहनते हैं। नहीं, उसके बदले हमें सकारात्मक से ये सोचना है, ये अलग है तो मुझे बहुत कुछ उससे सीखना है। कुतूहलता मेरी बढ़नी चाहिए कि ये ऐसे पहरवेश पहनते हैं, तो मुझे समझना है कि क्यों। उनका खाना भी अलग रहता है, उनका काम करने का तरीका अगर अलग है। और हम थोड़ी देर के बाद ये भी समझेंगे कि कुछ अलग नहीं है, कि सिर्फ दिखने में अलग है, बाकी वो हमारी तरह ही काम करते हैं। तो ये हमारी जो सोच रही थी दूसरों लोगों के लिए जिनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं, वो पहले तो सकारात्मक होनी चाहिए। दूसरी बात है कि हमारी भावनाएं उसके लिए सकारात्मक होनी चाहिए, वो सोच पे ही आधारित है। और भावना में मैं यहाँ ज्यादा जोर देने वाली हूँ वार्मथ पे, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे गर्मजोशी। अभी वो शब्द कितना उपयोग करते हैं मालूम नहीं, लेकिन ये शब्द, ये जो स्किल है वार्मथ की, ये जो भावना है, वो एक दूसरे व्यक्ति के एहसास को स्वीकारने की भावना है। हमारे साथ हमारी स्कूल या कॉलेज में कोई अनजान व्यक्ति भी आ गया, जिसको हमने कभी देखा नहीं, हम जानते नहीं, लेकिन लगा हमें कि ये कुछ ढूंढ रहा है, उसको मालूम नहीं कहाँ जाना है, तो हम उनसे कैसे बातचीत करेंगे? हम नहीं जानते तो क्या हम उसे स्माइल नहीं देंगे? अगर स्माइल देके हम उनकी जो परिस्थिति जो मुंह से दिख रही है कि कुछ वो ढूंढ रहे हैं, उसको हम स्वीकारें, तो हम उसके अस्तित्व का एहसास जताते हैं। तो फिर हम पूछेंगे, अगर हमें ये इम्पोर्टेंट है कि ये व्यक्ति यहाँ पे है, मैं नहीं जानता लेकिन कुछ ढूंढ रहे हैं, तो जाके पूछना कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ये वार्मथ है, ये एक सेंसिटिविटी है दूसरे लोगों के साथ। और ये हमारे खुद के मित्र मिलेंगे, सहकार्यकर्ता मिलेंगे, तभी भी वार्मथ तो जरूरी है ही। मित्र मिलेंगे तो हम तो गले लग जाएंगे, बहुत समय के बाद मिले तो हम वार्मथ तो बहुत अच्छी तरह से दिखाएंगे। सहकार्यकर्ता रोज मिलते हैं, तो हम कैसे एक दूसरे को सुबह पहली बार मिलते हैं तो कैसे ग्रीट करते हैं। बहुत बार देखा है कि इतनी रूटीन हो जाती है, रोज एक ही एक चेहरा, सब एक ही एक काम, तो हमारे मुंह पे मुस्कान बहुत बार नहीं रहती है। तो ये भी अगर पहली बार सुबह में मिले हैं तो मुस्कान दिखा सके अपने सहकार्यकर्ताओं से और ग्रीट कर सके, गुड मॉर्निंग, कैसे हो। तो ये एक वार्मथ, जैसे हमारे एक गर्मजोशी, हमारी भावना है कि हमें अच्छा लगा कि आपको मैंने देखा। तो ये दो चीजें बहुत जरूरी है कि हमारी दूसरों के लिए सोच क्या है और दूसरों के लिए भावना कैसी होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, बातचीत में क्या क्या जरूरी है। हम बोलेंगे बातचीत माने बोलना, तो बोलने की जरूरत है। कैसे बोलेंगे? बोलना तो एक ही उसका पहलू है, उसके दूसरे तीन बहुत महत्व के पहलू है। पहला है बोलना, दूसरा है नहीं बोलना। नहीं बोल के भी हम बहुत कुछ बोल जाते हैं। अगर मैंने किसी को आते हुए देखा और मैंने मुंह फेर लिया, तो मैंने तो कुछ बता दिया कि मुझे तो ये व्यक्ति आने से मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है। जो शारीरिक भाषा बोलते हैं उसका भी उतना ही महत्व है। फिर सुनना, सिर्फ बोलना अगर होता तो उसको बातचीत नहीं कहते, उसको कम्युनिकेशन नहीं कहते। कम्युनिकेशन माने एक दो व्यक्ति और दो से ज्यादा व्यक्ति के बीच कुछ संदेश आते जाते हैं। मैं जो कहना चाहती हूँ दूसरी व्यक्ति को समझ में आ रहा है, तो ये एक साइकिल है, एक तरफा नहीं है। और इसलिए सुनना भी उतना ही महत्व का है। चौथी बात जो इसमें बहुत जरूरी है बातचीत में, वो है प्रतिभाव देना। किसी ने मुझे कुछ कहा और फिर मैं कुछ और ही बात करूं, तो ये बातचीत नहीं हुई। मुझे जो किसी ने कहा उसी के बारे में मैं अपना प्रतिभाव दूं, उसको बातचीत बोलेंगे ना। तो वो कैसे हम करेंगे? तो ये चार पहलू है बातचीत करने के, उसके बारे में हम बात करेंगे।
अभी पहली बात तो करेंगे शब्दों की बातचीत के बारे में, कि कैसे बोलेंगे दूसरे के साथ। अभी जैसे मैंने बताया कि हम समानता का अभिगम रखेंगे दूसरों के साथ बातचीत करने के समय पे, लेकिन अगर हमारी भाषा में ये आ गया, ये तो तुम्हें करना पड़ेगा, क्या हुआ? समानता नहीं आई, राइट? ये तो एक ऑर्डर आ गया। ये जरूरी नहीं कि मैं सीनियर हूं इसलिए बोलती हूँ। कभी कभी हमारी आदत ही ऐसे होती है कि दूसरों के साथ हम ऐसे ही बात करते हैं कि ये तुम्हें करना पड़ेगा, ये तो जरूरी है, ये तुमने गलत किया। हम क्या जताते हैं? हम जताते हैं कि हम तुमसे ज्यादा जानते हैं। तो ये बातचीत के बीच में आने वाला है, संबंध के बीच में आने वाला है। उसके बदले अगर हम ये बोल सके तुम गलत हो, इसके बदले ये बोल सकते कि मेरा ओपिनियन अलग है, मेरा दृष्टिकोण अलग है, मैं बताऊं मैं क्या सोचती हूँ इसके बारे में, करके आप आपका अपना ओपिनियन रख सकते हैं। लेकिन शुरू में ही बोलेंगे कि तुम गलत हो, तो सामने वाला सुनने ही बंद कर देगा, बातचीत का उधर ही फ्लॉप शो हो जाएगा। तो एक समानता की भाषा होनी चाहिए। फिर इवन माँ बाप बच्चों के साथ बहुत ही कंट्रोलिंग भाषा, बहुत ही सुपीरियर, बहुत ही डिसीजन ले लिया ऐसी भाषा आ जाती है कि आज बहुत बारिश हो रही है, तुम अभी पिकनिक पे नहीं जा सकते। डिसीजन ले लिया माँ बाप ने और सिर्फ बता दिया, तो बच्चे सुनेंगे क्या? जो ऑलरेडी पिकनिक अकेले जाने वाली की उम्र है, उनकी एडोलेसेंस है, टीनेज है, वो क्या सुनने वाले हैं? लेकिन अगर माँ बाप ये बताए कि बहुत बारिश है, उसके कारण आपको रास्ते में तकलीफ हो सकती है, तो आप जरा सोच लो कि आज ही जाना जरूरी है क्या, कुछ इसमें कुछ चेंज कर सकते हो क्या? तो क्या होता है कि आप उनको खुद सोचने के लिए आप एनकरेज करते हैं, आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आप सामने वाले को हकीकत बताते हैं और कहते हैं कि अभी आप खुद डिसाइड करो कि ये हो सकता है प्रॉब्लम, तो आपको कुछ उसमें आपके निर्णय में कुछ चेंज करना है कि नहीं। फिर हम बहुत बार घुमा फिरा के बात करते हैं। अभी मुझे मालूम है कि मुझे ये मेरी सहेली ने नया घर बना है, सब रिनोवेट किया है, तो मुझे उसके घर मुझे देखने जाना है, लेकिन वो कह रहे कि वो मेरे घर आएगी, तो मैं अभी कैसे बोलूं कि नहीं मुझे तुम्हारे घर जाना है? तो फिर मैं घुमा फिरा के बोलती हूँ कि अरे मैंने तुम्हारे माँ बाप को बहुत टाइम से देखा नहीं है, तो मैं सोचती हूँ इस बार मैं ही आती हूँ तुम्हारे घर। जो सच में मेरे दिमाग में है कि मुझे उसका नया घर देखना है, क्या रिनोवेशन किया है, वो मैं नहीं बोलती। तो बातचीत करने में ये जो हम मैनिपुलेट करते हैं, घुमा फिरा के करते हैं, तो भी हम सक्सेसफुल नहीं होते। जैसे हमने बताया वो सुसंगत नहीं है, मेरे दिमाग में क्या है, मैं क्या बोलती हूँ, तो सामने वाली व्यक्ति में भी मुझ में इतना विश्वास नहीं आता है। लेकिन अगर मैं साफ अच्छी तरह से सीधी रीते तरीके से बोल सकूं कि मुझे तुम्हारा नया रिनोवेटेड घर देखना है, इस बार मैं आती हूँ, तो सहेली को भी लगेगा कि नहीं ये जो बोलती है वो दिल से बोलती है, सच्चा बोलती है, घुमा फिरा के नहीं बोलती है। फिर हम बहुत बार बिना भावना के बोलते हैं कि अम, तुम्हारे पिताजी की मौत तो हो गई है और इसलिए तुमने लंबी छुट्टी ली है, अभी काम पे आ जाओ। अगर एचओडी है तो इस तरह से बोल सकते हैं, नहीं होते तो भी बोल सकते हैं। हम बहुत बार बिना भावना के, बिना संवेदनशीलता के बोलते हैं। लेकिन अगर हम ये बोल सके कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे पिताजी के गुजरने के बाद तुम काम पे नहीं आ सकती हो, लेकिन अगर प्रयत्न करोगे तो काम पे आओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, और ये दुख भुलाने में भी तुम्हें दूसरे कार्यों में ध्यान देने से भी तुम्हारा दुख कम होगा। तो मैंने भावना से वही बात कही, लेकिन संवेदनशीलता से कही, तो सामने वाले पे उसकी असर अच्छी रहती है, अच्छा लगता है। फिर हम बहुत बार ऐसी बातें करते हैं कि हमें सब मालूम है,
किसी ने मुझे बताया, ये वो जो व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे आया तो मैं मान जाती हूँ, या किसी ने मुझे बताया, मैं खुद देखने नहीं जाती। मैंने सुना है कि ये जो अगले डिपार्टमेंट में जो है वो सीनियर, उसका अफेयर चल रहा है वहीं की सेक्रेटरी के साथ। कैसे मुझे पता चला? किसी ने बताया। वो उसको कैसे पता चला? किसी ने बताया। तो किसी के पास ये बात करने के लिए कारण नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन ये बातें जो हम अफवाह हो जाती है वो भी आसानी से कर सकते। अगर ये बात चल रही है और मैं हाजिर हूं तो मैं ये कहूंगी कि मुझे नहीं मालूम है, इसलिए मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। जो मुझे मालूम नहीं उसके बारे में, और जिसकी जरूरत मुझे नहीं है उसके बारे में मुझे बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से हम अपनी भाषा का उपयोग करेंगे, अपने लैंग्वेज का, अपने शब्दों का उपयोग करेंगे, अपने टोन का उपयोग करेंगे, तो सामने वाले को हमारी बात सुनने के लिए उनको इंटरेस्ट रहेगा, बातचीत बनेगी जो आमने सामने दोनों तरफ से होता है वो बनेगी। फिर ये शब्दों की भाषा से हम आगे चलते हैं शरीर की भाषा में। ये क्या है शरीर की भाषा? जैसे मैंने बताया, मुंह फेर देना, और बहुत कुछ हम ऐसे करते हैं। कभी ऐसे कर जाते हैं कि अरे ये क्या, कौन आ गया। फिर मुंह पे स्माइल ही नहीं आनी, वो भी एक शरीर की भाषा है। और यहाँ तो हम सिर्फ फेस देख रहे हैं इसलिए फेस की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा हलन चलन, हमारा स्पर्श, अभी तो स्पर्श भी हम नहीं करते दूसरे के साथ, हम कितनी दूर रह के बात करते हैं, हम कहाँ अपनी नजर है, अगर नजदीक भी बैठ के बात करते लेकिन हमारी नजर घड़ी पे है, कितने बजे है, अभी मुझे जल्दी घर जाना है, ये सब कुछ बताता है। जो आप शब्द से बोलते हैं उससे बहुत कुछ ज्यादा बताता है। शब्द से आप बोलेंगे कि हाँ हाँ बोलो ना, मेरे पास टाइम है, लेकिन मुंह पे स्माइल नहीं है, घड़ी देखते रहते हैं और मुंह घड़ी घड़ी इधर उधर जाता है, तो समझ में आ जाता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है। ये शरीर की भाषा इतनी महत्व की है कि रिसर्च किए हुए लोग बताते हैं कि जो भी हम सुनते हैं शब्दों को, उसका असर होता है 7%, 7%, और जो हम देखते हैं शारीरिक भाषा, उसका असर होता है 55%, 55%। बहुत ही ज्यादा शारीरिक भाषा से, अरे शब्दों की भाषा से शारीरिक भाषा का जो इन्फ्लुएंस, असर होती है सामने वाले पे, वो बहुत ही ज्यादा होती है। तो अगर हम कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज की बात न करें तो ये बहुत अधूरी बात हो जाएगी। और ये कारण क्या है? शब्द जो होते हैं वो दिमाग से आते हैं, सोचे हुए होते हैं ज्यादातर, और शारीरिक भाषा दिल से आती है, जो सच है वो आ जाता है, अपने मुंह पे आ जाता है, अपने शरीर की भाषा से आ जाता है। शब्दों का अर्थ निश्चित होता है कि आपने ये बोला कि मैं अ, ये करूंगा, तो उसका मतलब है आप करोगे। लेकिन शारीरिक भाषा हर एक कल्चर में अलग होती है। अगर कोई आलिंगन देता है, एम्ब्रेस करता है बहुत साल के बाद किसी को मिलने से, और कोई सिर्फ नमस्ते करता है, हमारे कल्चर में तो अगर बड़े हैं तो नमस्ते करेंगे, मित्र है तो आलिंगन देंगे। दूसरे कल्चर में कुछ अलग होता है, सब लोग आलिंगन देते हैं, और कल्चर में और कुछ अलग अलग होता है। तो ये शारीरिक भाषा जो है, हम अ, अपनी संस्कृति पे आधारित है, कल्चर पे आधारित है, उसका मतलब एक ही नहीं होता सब कल्चर में। और भावनाएं क्या है वो शारीरिक भाषा से ज्यादा समझ में आती है, जो बोलने से, आपके बोलने से नहीं आता है। शब्दों की भाषा है तो अगर कोई ज्यादा क्वालिफाइड है तो वो अलग तरह की भाषा बताएंगे, या तो लेकिन शारीरिक भाषाएं सबकी एक ही रहती है। अब पढ़े लिखे हो ना हो, ज्यादा पढ़े हो, सीनियर हो, जूनियर हो, शरीर की भाषा तो सबके लिए एक ही मतलब देती है। तो शारीरिक भाषा और शब्दों दोनों की संगति जरूरी है।
जब हम बातचीत करते हैं और हमें हमारी इच्छा है, हमारा ध्येय है कि हम जो बोल रहे हैं सामने वाला समझे। मुझे कल ही किसी ने बताया, फीडबैक में कहा मैंने पढ़ा कि आप हैप्पीनेस की बात करते हो तो अगर स्माइल ना करते तो आपके जो भी आपका व्याख्यान है उसकी कोई असर नहीं होती, लेकिन आप स्माइल करके बात करते हैं तो लगता है कि हाँ, आप खुद खुश है तो फिर आपकी बात समझने में हमें भी खुशी होगी। तो मेरी शारीरिक और शाब्दिक भाषा दोनों में संगति होगी तो ही आपको ये व्याख्यान अच्छा लगेगा। फिर आगे बढ़ते हैं सुनने की कौशल्य की। और अभी सुनने का हम सब सुनते हैं, इसमें क्या कौशल्य क्या है, क्या जरूरी है ये इसके बारे में बात करनी। अगर हम देखें कि हम कितनी भूलें करते हैं सुनने में। सुनने का मतलब क्या है? माने समझना कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है उसको मुझे समझना है, इसको सुनना बोलते, इसके लिए सुनना पड़ता है। लेकिन क्या हम भूल करते हैं सुनने में? कोई हमें कुछ बोल रहा है, मान लो आज मेरी सहकार्यकर्ता ट्रेन से आके कुछ घबराई हुई लग रही है और बात ये हुई है कि रास्ते में उसने एक एक्सीडेंट देखा, तो उसके बारे में उसे मुझे बात करनी है। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उसके साथ हुआ है, तो वो बोल रही है और मैं सुन रही हूँ। तो मैं अगर मेरे में सुनने का कौशल्य नहीं है तो मैं क्या क्या मिस्टेक कर सकती हूँ और ये भूलों को कैसे सुधारेंगे? पहली बात तो ये कि अगर मैं बिजी हूँ तो मैं उसके सामने भी नहीं देखूंगी, उसके पास भी नहीं बैठूंगी और मुझे लगेगा कि ये बात जरूरी है, लेकिन मैं बिजी हूँ तो मैं उसको बोलूंगी कि हम ब्रेक में बात करते हैं, तुम अभी ये काम निपटा लेते हैं, मुझे तुम्हारी बात सुननी है, लेकिन जब ब्रेक आएगा तब बात सुनेंगे। तो ये उसको ये बोलना जरूरी नहीं कि ये क्या बात लेके बैठी है और मेरे पास अभी टाइम नहीं। इसके बदले कहना कि टाइम निकालेंगे क्योंकि इसके लिए मुझे टाइम चाहिए तुम्हारी बात ठीक से सुनने के लिए। फिर जिसके साथ जो बात कर रहा है उसके नजदीक बैठे, सामने देखे और थोड़ा झुके। अभी मैं इस तरह से बात करती आपके साथ तो मुझे बोलने में भी इतना मजा नहीं आता और आपको सुनने में लगता कि ये अ, हमसे बात करे, किससे बात करे। लेकिन जब मैं थोड़ा झुकती हूँ आपके साथ बात करने के लिए तो मैं ये जताती हूँ कि मुझे आपके नजदीक आना है, मुझे आपसे बात करने में आनंद आ रहा है और आपको भी लगेगा कि मुझे इंटरेस्ट है कि ये बातचीत अच्छी तरह से हो हम दोनों के बीच। वहां ज्यादा तो मैं बोलती हूँ और आप सुनते हैं। फिर क्या करते हैं हम? कोई बोल रहा है तो कभी हमने तुरंत ही हम बोल देते हैं हाँ हाँ मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। नहीं, वो 4 महीने पहले मैं जब वहां से आ रही थी तो एक्सीडेंट मैंने देखा था वो हाईवे पे। क्या होता है, मैं उसकी बात पूरी सुनने से पहले ही मैं अपनी बात करने लगती हूँ। तो क्या मैं संवेदनशीलता से सुनती हूँ? नहीं। उसको प्रॉब्लम अभी है, मेरा प्रॉब्लम हो चुका है। तो अभी ये जरूरी है कि मैं पहले उसकी बात सुन लूं, उसके बाद में मैं बता सकती हूँ कि मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले उसको काटना, उसका मतलब है मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मेरी बात में ही इंटरेस्ट है। फिर थोड़ी बात हो गई कि मैं आज ये फ्रीवे से आ रही थी और मैंने रास्ते में, हाँ फ्रीवे पे तो बहुत कुछ ये होता है। मैंने सुना है कि उस दिन भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, पूरी ट्रैफिक जैम हो गया था। तो सब लॉकडाउन के पहले की बात है। लेकिन अम, कुछ सुनते हैं हम, आधा, पूरा नहीं, आधा सुनते हैं। वो मेरी सहकार्यकर्ता को ये मुझे बताना है कि मैंने एक डेड बॉडी भी देखी। तो ये बताने की बात तक आती ही नहीं और मैं आधी ही बात में जवाब देने लगती हूँ। तो उसको भी फिर मन कम हो जाता है कि मुझसे पूरी बात करे। फिर मैं सिर्फ शब्दों पे ध्यान देती हूँ। अगर वो बोल रही, मैं कह रही हूँ कि तुम स्वस्थ हो ना, हाँ मैं बहुत स्वस्थ हूँ, लेकिन उसकी आंखें, उसके चेहरा सब दिखाई दे रहा है कि वो बहुत घबराई है, उसके हार्ट बीट्स अभी भी ज्यादा है। तो मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखनी चाहिए कि ये बोल रही है कि मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन ये शायद
बहुत घबराई हुई है अभी भी। फिर हम क्या दूसरी क्या भूल करते हैं सुनने में, भविष्यवाणी कर देते हैं। हाँ मुझे मालूम है, ये एक्सीडेंट हुआ होगा, फिर ट्रैफिक जैम हुआ होगा, फिर पुलिस आएगी, फिर तुम्हें बहुत रुकना हुआ होगा। हाँ मुझे मालूम है। क्या क्या वो बोलने वाली उसको बोलने नहीं देते, हम खुद बोलने लगते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि जो उसकी बात है उसी को बोलने दे। फिर हम जजमेंट दे देते हैं, ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम क्यों गाड़ी से उतरी, ये तुमने गलत किया, तुम्हें गाड़ी में बैठना था अगर ट्रैफिक जाम था, लेकिन उतरना नहीं था। क्या हो गया, अगर मुझे ज्यादा मालूम है तुमसे, ये बात आ गई। समानता की बात नहीं है, संवेदनशीलता की बात नहीं है, लेकिन धीरज से उसकी बात सुनना। लेकिन उसका मतलब क्या हुआ कि हम कुछ नहीं बोलेंगे? कोई बात कर रहा है तो हम, हमारा प्रतिभाव क्या होगा? ये भी निष्क्रिय रहना, ये भी गलत है। ये भी दिखाता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर क्या करना है? तो एक तो बॉडी लैंग्वेज से बताना है कि मैं सुन रही हूँ, जैसे कि ऐसे मैं मुंह कर रही हूँ, या बहुत घबराई हो तो मैं उसका हाथ भी पकड़ सकती हूँ, बॉडी लैंग्वेज से दिखा रही हूँ। फिर बहुत महत्व का है इस सुनने में, प्रश्न पूछना। ये कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे बताओ क्या हुआ। और ये जो प्रश्न है कब, क्या, कहाँ, उससे बहुत ही महत्व की असर होती है कि सामने वाले को लगता है कि तुम्हें इंटरेस्ट है मेरी बात में, तुम खुद नहीं बोलने लगती हो। दूसरों को ये समझना बहुत जरूरी है कि सुनने वाले को मेरी बात में इंटरेस्ट है। फिर हम बहुत एडवाइस देने लगते हैं, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें तुरंत वो करना चाहिए था, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। सलाह देना, जजमेंट पास करना, ये गलत किया, ये सब संवेदनशीलता की कमी को दिखा रहा है। ये यही बता रहा है कि आप समझते हो कि आपको ज्यादा समझ में है कि क्या करना चाहिए, और सामने वाले ने गलत किया। या तो फिर सहानुभूति होता, अरे कितना खराब हुआ तुम्हारे साथ। ये भी एक कौशल्य नहीं है। ये जो हम कभी कभी बेचारी दया की तरह से जो बोलते हैं कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, ये भी संवेदनशीलता नहीं दिखाता है। तो क्या संवेदनशीलता है? जैसे मैंने कहा, प्रश्न पूछे, आप शारीरिक भाषा से दिखाए कि आपको इंटरेस्ट, आप समझ रहे हो कि वो घबराई हुई है, उसको सपोर्ट चाहिए, तो ये शारीरिक भाषा से दिखा सकते हैं। और रिपीट करना जो बात वो कह रही है, अपनी भाषा में रिपीट। क्या तुम ये कह रही हो कि तुमने जो एक्सीडेंट देखा, तो ये एक्सीडेंट तो पहले भी देखा होगा, लेकिन ये जो बॉडी देखा उससे तुम ज्यादा घबरा गई हो। मैं समझ सकती हूँ कि ये हो मैंने तो कभी ये देखा नहीं, लेकिन मैं समझ सकती हूँ। तो इससे क्या होता है कि आप ये भी सामने वाली व्यक्ति को बता सकते हैं कि आप समझ रहे हैं और आप ज्यादा जानना चाहते हैं। तो इसके बारे में, अभी ये सुनने के बारे में हम थोड़ी स्लाइड्स देखेंगे, फिर आगे बढ़। ओके, सुनने से पहले की एक स्लाइड पहले देख लेते हैं। बोलने के लिए, एक्सप्रेशन के लिए, इट इज बेटर टू एक्सप्रेस रादर देन एक्सपेक्ट। बहुत बार हम उदास हो जाते हैं कि मेरे ये सहेली ने कितना टाइम हो गया सामने से फोन नहीं किया, मैं ही हमेशा फोन करती हूँ। अगर मिस कर रहे हो किसी को तो फोन लगा दीजिए, अपेक्षा करके बैठे मत रहिए। इट इज बेटर टू एक्सप्रेस, बताइए, बोलिए, देन एक्सपेक्ट। जो हम अपेक्षा करते हैं उससे दुखी होते हैं। तो अगर हमें लगता है कि हमें बात करनी है तो फोन कर दीजिए। वांट टू मीट समवन, इनवाइट, मेरे घर आ जाओ। उसने चाहे नहीं इनवाइट तुम्हें किया हो, कोई बात नहीं, तुम्हें उनको मिलने है तो बुला लीजिए।
Want to be understood? Explain. ये नहीं कि मुझे कोई समझता ही नहीं है. आप शुरू कर दीजिए समझाने में. Have questions, ask. Want something? कुछ चाहिए तो आप बोलिए. नहीं अच्छा लगता बोलिए. अच्छा लगता है बोलिए. बहुत अच्छी तरह से संक्षिप्त में यहाँ बताया है कि बोलना कितना जरूरी है. ओके, अभी ये सुनने की 2-3 स्लाइड्स हैं. When you talk, you are only repeating what you already know. But if you listen, you may learn something new. सिर्फ बातें करने से हमें तो कुछ नया तो सीखने में आता नहीं है. जो हमें मालूम है वही हम रिपीट करते जाते हैं. लेकिन अगर हम सुनेंगे तो कुछ ज्यादा नया कुछ सुनने को मिलेगा. फिर ये जो सलाह देने बैठ जाते हैं हम, people don't always need advice. Sometimes all they really need is a hand to hold, a ear to listen, and a heart to understand. कितनी अच्छी तरह से ये बताया है. और ये पिक्चर भी इतनी अच्छी तरह से दिखा रहा है कि ये कोई घबरा गई है, उसकी सहेली से बात कर रही है, सहेली उसकी बात सुन रही है और सिर्फ टच से बता रही है, हाथ लगा के, कि चिंता मत. बहुत कुछ हम बोल देते हैं बिना बोले, शारीरिक भाषा से. सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं सुनना चाहती हूं कि तुम क्यों घबराई हुई हो. अगर एडवाइस देने बैठते हैं जब कोई ऑलरेडी घबराया हुआ है, कुछ तकलीफ है, तो हम ये मानते हैं कि सामने वाला में भी अक्ल नहीं है. बहुत बार घबराने से हम, जो हमें भी मालूम है कि इस सिचुएशन में, परिस्थिति में क्या करना चाहिए, लेकिन घबराहट में हम सोच नहीं सकते, नहीं कर सकते. तो हमें सामने वाले की सलाह नहीं चाहिए, सामने वाले का सपोर्ट चाहिए जिससे हमारी हिम्मत वापस आ सके. कोई सुने हमारी बात, कोई समझे, कोई हमें सपोर्ट करे, इसकी जरूरत है. इससे क्या होता है, जो उनके खुद की निर्णय लेने की क्षमता है, जो थोड़े समय के लिए हिल गई है, वो वापस आ जाएगी. तो इस तरह सुनने की ये कौशल्य बहुत जरूरी है. फिर हम क्या कहते हैं, कोई रो रहा है, तुम बोलेंगे मत रो, तुम रोना बंद करो पहले. ये भी बहुत अलग बात, क्योंकि आप संवेदनशील नहीं हो रहे कि सामने वाला क्यों रो रहा है. तो नीचे बहुत से सजेशंस दिए हैं. जैसे हम ये बोल सकते हैं कि इट इज ओके टू बी सैड. होता है, दुख होता है. अगर ऐसे हुआ तो दिस इज रियली हार्ड फॉर यू, आई नो, तुम्हें तकलीफ है. तो हम, तुम्हें तकलीफ हो रही, मैं समझ सकती हूँ. ये बोलने से हम जता रहे हैं कि हम समझ सकते हैं, मैं समझ सकती हूँ. आई एम हियर विथ यू, मैं तुम्हारे सपोर्ट में हाजिर हूँ. मुझे बताओ क्या हुआ, टेल मी अबाउट इट. आई हियर यू, मैं सुन रही हूँ. दैट वॉज रियली स्कैरी, सैड. आई विल हेल्प यू वर्क इट आउट. जो भी मेरे से मदद हो सके मैं करूंगी. आई एम लिसनिंग. आई हियर दैट यू नीड स्पेस. तो इस तरह के जवाब देने से हम संवेदनशीलता से सुन रहे हैं, ऐसा सामने वाले को लगेगा. तो ये सुनने का जो कौशल्य है, ये बहुत महत्व का है. और ये अगर हम स्टार्ट करने लगे तो हमें खुद को भी अच्छा लगेगा कि दूसरों के साथ संबंध करने के लिए. ओके, अभी हम आगे चलेंगे, प्रतिभाव कैसे देना है. सुनने के समय प्रतिभाव तो हमने कुछ डिस्कस ऑलरेडी किए कि प्रश्न पूछेंगे, कैसे जवाब देंगे, ये सब तो बात हमारी हो चुकी. लेकिन अभी बात करेंगे कि कुछ नकारात्मक प्रतिभाव देना है तो हम कैसे बात करेंगे. कोई हमारे साथ अच्छी तरह से बर्ताव नहीं कर रहा है और हमें अच्छा नहीं लगता है और हमें लगता है कि हमें उसको बताना चाहिए. हमें जो नकारात्मक भावनाएं हो रही है वो हमें उनको शेयर करनी है. जैसे हमने सीखा कल कि जो भी भावनाएं हो रही है वो एक्सप्रेस करना जरूरी है. लेकिन कैसे एक्सप्रेस करें. गुस्से में जाके बात करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा,
संबंध बिगड़ जाएंगे, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और तनाव बढ़ेगा। तो सॉल्यूशन तो लाना है, तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे नकारात्मक? अभी एक उदाहरण लेते हैं। बहुत बार स्कूल कॉलेज में शिफ्ट में काम होता है, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, और मैं जहाँ बैठती हूँ, मान लो कि मेरी जगह मैं आफ्टरनून शिफ्ट में हूँ और मॉर्निंग शिफ्ट में जो मेरी जगह पर बैठती थी वो खाना खा के बिना टेबल साफ करके चली गई। अभी मुझे पहले जाके मेरा टेबल रोज साफ करना पड़ता है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं उसको बात करूंगी, उससे बोलूंगी। तो ये कैसे, मुझे ये नकारात्मक प्रतिभाव देना है, मुझे कुछ प्रॉब्लम है उससे, वो मुझे बताना है, तो ये कैसे करेंगे? पहली बात तो ये कि सीधी बात करो, घुमा फिरा के नहीं। कुछ इधर की कुछ उधर की, बहुत लोग ऐसे करते हैं, बहुत लोग आप देखते नहीं कि सामने वाला दूसरा जो आएगा यहाँ बैठेगा इसका क्या होगा। इनडायरेक्ट ऐसी बातें करते हैं। या तो हम ऐसे बात कर सकते हैं कि तुम जो ये करती हो गलत है, तुम संवेदनशील नहीं हो कि तुम्हारे बाद में जो यहाँ बैठता है उसको क्या तकलीफ होगी। ये तुम की बात तुम्हारे पे, तुम्हारे दोष है, ये बात आ गई। या तो बात बढ़ा चढ़ा के बताना कि हमेशा तुम ये करती हो, शायद वो कभी कभी भूल जाती है साफ करना, तुम हमेशा ये करती हो, मेरा मूड ही चला जाता है काम पे आके, काम पे मेरा ध्यान ही नहीं रहता है, इतनी तकलीफ मुझे होती है। ये बात से बहुत बड़ा चढ़ा के मैं बोल सकती हूँ। और फिर डिमांड करती हूँ, कल से ये बंद करो, अभी बहुत हो गया, अभी मेरे से सहन नहीं होने वाला है, तुम ये बंद कर दो। तो सामने वाला भी सामने झगड़ा करेगा, बहुत कुछ बोल सकती है वो वाली, क्योंकि हम साथ में काम तो करते नहीं, सिर्फ वो जा रही है और मैं आ रही हूँ तभी मिलते हैं। तो ये परिचय कम है इसलिए भी झगड़ा ज्यादा होता है, परिचय होने से भी झगड़ा हो सकता है ज्यादा। तो इसका मैं कैसे सॉल्यूशन निकालूं? तो अगर मुझे मेरी सब कौशल्यों को याद करना है, कि पहली बात तो है कि मुझे उसमें कुछ खूबियां देखनी है, कुछ अच्छाइयां देखनी है, जाने से पहले ही मेरे मुंह पे स्माइल आनी चाहिए। स्माइल तभी आएगी जब मैंने उसका कुछ अच्छा सोचा हो। और वार्मथ, ये भी मेरे में होना चाहिए कि जाके पहले मैंने स्माइल करूं, हाउ आर यू। ये जो हम कहते हैं कि किसी के भी साथ, अपरिचित व्यक्ति के साथ भी अगर हमें बातचीत करने की जरूरत पड़े तो हम करेंगे, स्माइल के साथ करेंगे, कैसे हो के साथ करेंगे। तो ये जरूरी है, पहले सकारात्मक सोच और सकारात्मक भावना दूसरी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। फिर एक तीसरी बहुत अच्छी बात जीवन कौशल्य में हम सीखते हैं कि जो भी मुश्किल हो दूसरों के साथ, उसका परिणाम ऐसा आना चाहिए कि दोनों जीते। जहां भी कॉन्फ्लिक्ट हो, घर्षण हो, तो हम सोचते हैं कि इसका सॉल्यूशन ऐसे आना चाहिए कि मेरी जीत हो, क्योंकि मेरी बात सही है, सामने वाले को समझ में आए कि उसकी बात गलत थी। तो हम क्या सोचते हैं कि मैं जीतूं और वो हारे, ये घर्षण में, ये हम समझते हैं। लेकिन ये जीत जीत का अभिगम अब जब अपनाएंगे, जब हम सोचेंगे कि इसका जो भी निष्कर्ष हो, दोनों की डिग्निटी सलामत रहे, दोनों का आत्मगौरव बचा रहे और दोनों को लगे कि मैं जीत गई, तो वो अभिगम बहुत जरूरी है। जब भी हम किसी को नकारात्मक भावना कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, प्रतिभाव देने जा रहे हैं, तो फिर हम कैसे बात करेंगे? घुमा फिरा के तो करनी नहीं है, तो कैसे हो? तो तुरंत ही बात डायरेक्टली प्रत्यक्ष करनी चाहिए कि मैं कुछ तुम्हें रिक्वेस्ट करने आई हूँ, और विनती से बात करनी चाहिए, ये नहीं कि डिमांड, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा, मुझे एक प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए मुझे आपसे कुछ विनती करनी है। तो सामने की व्यक्ति को पहले से ही जो, उसको भी अगर हम झगड़े के मूड में जाते तो उसका भी मूड तुरंत बदल जाता है। ये जो कम्युनिकेशन होता है बॉडी लैंग्वेज का, मेरा मूड और मेरे मुंह पे जो तनाव है वो देख के सामने वाले के मुंह पे वो आ जाता है। लेकिन मेरी स्माइल और मेरी शुरुआत जो होती है बात करने में, सामने वाले का तनाव भी कम हो जाता है, सामने वाले को भी लगता है कि नहीं, कुछ जरूरी बात है, मुझे सुननी है, क्या कहना चाहते हैं। और अगर हम तुम के बजाय मैं की बात करूं, ये ना तुम ये जो करते हो ये गलत है, इसके बदले में मैं ही करूँ कि मैं जब यहाँ आती हूँ ना, तो ये जो गंदा टेबल होता है तो मुझे
साफ करना पड़ता है, कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो अगर हो सके तो आप उसका कुछ आप ध्यान रख सकते, कुछ सोल्यूशन कर सकते। माने मैं तुम ऐसे कर रही हो, तुम मुझे परेशान कर रही हो, ये बात नहीं कर रही, मुझे तकलीफ हो रही है इसकी बात कर रही हूँ। तो मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूँ, मैं सच्चाई से बोल रही हूँ कि मुझे ये इससे कुछ तकलीफ हो रही है, और मैं विनती करती हूँ कि कुछ उसका कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सामने वाला भी ओपनली आपकी बात सुनेगा, समझेगा, और शायद बहुत अच्छा सोल्यूशन भी निकल सकता है। वो ये भी बता सकता है, बता सकती है कि जाने के टाइम पे मुझे वो 2:10 की ट्रेन पकड़नी होती है ना, तो कभी कभी मैं ये साफ नहीं कर पाती, क्योंकि तुरंत मुझे ये भी बीच में करना करना पड़ता है जाने से पहले। तो इसलिए मैं तुरंत निकल जाती हूँ, कभी कभी ये रह जाता है साफ करना। और तुम्हारी बात बहुत सही है कि ये तुम्हें तकलीफ होती होगी। तो ये जो उसका प्रॉब्लम है कि उसको 2:10 की ट्रेन पकड़नी है, मुझे नहीं मालूम था। तो मुझे मुझे भी ये समझ में आता है कि वो जानबूझ के ये नहीं करती, वो आलसी है इसलिए नहीं करती। वो लास्ट मिनट कुछ काम आ जाता है और उसको वो ट्रेन तो पकड़नी ही है, वही ट्रेन उसको डोंबिवली तक ले जाएगी। तो मुझे भी समझ में आता है कि ये ऐसे क्यों होता है। तो हम तो ये बातचीत के बाद तो एक अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं, कि हम एक दूसरे को ज्यादा संवेदनशील से समझ सकते हैं, और वो ज्यादा प्रयत्न करेगी कि दूसरी बार ये मुझे ये तकलीफ ना हो कि मेरा टेबल गंदा हो। तो नकारात्मक प्रतिभाव देने से हमारा दिल, हम खुश होते हैं कि चलो हमने बात कर ली, कुछ सोल्यूशन निकला। सामने वाली व्यक्ति भी अ, खुश होती है कि उसको भी मैं समझ सकती हूँ। तो ये विन विन हो गया, उसकी बात मैं समझ सकती हूँ, मेरी बात वो समझ सकती है। तो दोनों के लिए जीत हो गई, हमारे संबंध भी इम्प्रूव हो गए। नकारात्मक प्रतिभाव देना लेना, ये तो हमने बात की कि हम कैसे देंगे। नकारात्मक प्रतिभाव लेने के लिए भी यही ध्येय चाहिए हमें, जीत जीत। तो सामने की व्यक्ति अगर हमसे आई है बात करने के लिए, वो शायद जीवन कौशल्य नहीं उसने सीखा है, तो झगड़ा करके आ रही है मेरे साथ बात करने के लिए, तो मैं कैसे उसका प्रतिभाव करूंगी? क्या मैं सामने तुरंत झगड़ा करने लगूंगी? पहले तो कोई बहुत गुस्से में जब आता है ना, तो जरूरी है कि उसकी बात सुन लो। बीच में बोले तो वो तो सुनेगा नहीं, और आपकी बात काटेगा, आपकी बात का भी कोई असर नहीं होने वाला है। तो पहले तो बात सुन लो और उसको बोलो कि जरा शांति से बोलो, क्या तकलीफ है तुम्हें। और अगर आप बिजी है जी यहाँ पे, तो बोलो कि ये बात मुझे तुम्हारी सुननी है, लेकिन आप ब्रेक में आओ, या घर जाते वक्त एक ही ट्रेन में जाते तब बात करेंगे, लेकिन बात सुनो उसकी। लेकिन और समझने के सुनने के बाद तुम्हें पता चलता है कि उसको कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो वो आप सुलझा सकते हैं। कुछ आपको उसको समझने में भूल हुई हो तो आप उसको समझा सकते हैं। और अगर आपकी भूल हुई है कहीं भी, तो भी आप बोल सकते हैं कि हाँ ये अब तुम्हारी बात सही है, मेरे ध्यान से ये निकल गया था। तो नकारात्मक प्रतिभाव देना और लेना दोनों ही बहुत शांति से हो सकता है, और जीत जीत के अभिगम से हो सकता है, अगर हम सकारात्मक रीति से सोचे और बताए। ये मैं पहले दिन से बोल रही हूँ कि आपको गुस्सा आ रहा है, उसका कारण है, उसको दबाइए मत, लेकिन उसको किस तरह से दर्शाना है, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से सुनना है, ये जरूरी है, ताकि आपके ये नकारात्मक भावनाओं का नियमन हो सके। नकारात्मक भावनाओं को हमें निकालना नहीं है जीवन से, लेकिन उनका नियमन करना है, उनका ट्यूनिंग करना है, कि ठीक तरह से हम उससे फायदा लें, कि उसका उसके कारण हमारी जो मुश्किलें है उसका सॉल्यूशन निकले। तो ये कम्युनिकेशन स्किल में आता है। अभी बात करेंगे सकारात्मक भावनाओं की, उसके लिए कैसे प्रतिभाव देंगे। जैसे हमने देखा कि दूसरों में खूबियां देखनी जरूरी है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स में वो भी दर्शाना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है दूसरों में। अगर हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है तो जाके बताते हैं और सोल्यूशन निकालते हैं। जो अच्छा लगा वो तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं। कल मैंने एक फीडबैक देखा,
चैट में कि क्या हमारे घर वालों के साथ भी हमें ये सब करना चाहिए? तो मैं तो कहूँगी घर वालों के साथ तो और भी करना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा समय उनके साथ रहते हैं, जिनके साथ रह रहे हैं, तो उनको क्या है टेकन फॉर ग्रांटेड करेंगे कि उनको तो बोल दिया तो ठीक है, यही तुम्हारी गलती है। अरे मेरी बीवी है, मेरा पति है, मैं ही बोलूँगी ना, बोलूँगा ये तुम्हारी गलती है। क्यों? घर वाले हैं इसलिए। घर वाले परिवार वालों के साथ तो और भी हमें लाइफ स्किल से बोलना चाहिए, क्योंकि दोनों खुश रहेंगे, माहौल खुश रहेगा घर का। ऑफिस में भी यही बहुत जरूरी है, सभी जगह ये माहौल अच्छा रखना है। और हमारे जो ध्येय है कार्यालय में, ऑफिस कार्यालय में, घर में, तो वो हम बहुत अच्छी तरह से निभा सकते हैं अगर ये एटमॉस्फेयर हमने पॉजिटिव बना दिया। तो दूसरों को बताना कि मुझे उनमें क्या अच्छा लगता है, ये भी बहुत जरूरी है। ये बोलना, बताना कि आपने जो ये इस तरह से बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा, या आपने मेरी बात सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो क्या होती है, सामने वाले को कितना अच्छा लगता है, उसने जो किया वो सच में किया। बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है, हमें दंभ नहीं करना है कि करना है लाइफ स्किल में अच्छा बोलो तो चलो बोल देती हूँ। नहीं, अंदर से निकलना चाहिए, सच में होना चाहिए। सच में वो व्यक्ति में वो अच्छाई होनी चाहिए जिसको आप अप्रिशिएट कर रहे हो, आप दर्शा रहे हो कि आपको अच्छा लग रहा है। और ये शारीरिक भाषा से भी दिखाना है। अगर आप मुंह चढ़ा के बोलोगे हाँ मुझे अच्छा लगा तुमने जो कहा, तो क्या सामने वाली व्यक्ति खुश होगी? हमारे मुंह पे तो मुस्कान भी नहीं है। तो ये हमारी शारीरिक भाषा से भी उसको समझ में आना चाहिए कि ये सच्चाई से मेरी कद्र कर रही है, तो उनको अच्छा लगेगा। तुम्हें भी बोलने से अच्छा लगेगा कि तुम किसी के बारे में अच्छी बात करे हो। बहुत बुरी बात है तो हम हमेशा करते रहते हैं, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, स्पेशली परिवार में। बच्चों को भी लगता है कि जब तक डांटा नहीं तो बच्चे सुधरेंगे नहीं, उनमें शिस्त नहीं आएगी। हरदम बोलते रहते हैं कि ये तुमने गलत किया, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे मत करो। लेकिन बच्चों को भी बोलना, पत्नी और पति को भी बोलना कि तुमने जो ये किया मुझे बहुत अच्छा लगा, ये तुम बहुत अच्छा कर लेती हो, या ये मुझे थोड़ा सा सिखाओ तुम कैसे ये करती हो। कितना अच्छा लगेगा, कैसे एटमॉस्फेयर बदल जाएगा घर में, कार्यालय में। तो ये सकारात्मक प्रतिभाव देना भी बहुत जरूरी है लाइफ स्किल्स में, जीवन में आनंद के लिए। फिर सकारात्मक प्रतिभाव लेना, वो कैसे करेंगे? कोई अगर हमारी प्रशंसा कर रहा है तो हम बहुत बार क्या करते हैं, अरे नहीं 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 इसमें क्या बड़ी बात है, अरे अब ये इतना ज्यादा मत बोलो, मुझे थोड़ा एम्बैरेसिंग होता है। वो भी हम अगर शांति से स्वीकार कर सके, क्योंकि हमारे में भी आत्मसम्मान, आत्मगौरव है, तो बोलना कि धन्यवाद, ये आपकी भी आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे ऐसे अच्छी बातें की मेरे बारे में। तो स्वीकार कर लो कि उन्होंने तुम्हारे बारे में अच्छी बातें की, और उसके लिए भी उसको धन्यवाद दे दो कि ये मुझे अच्छा लगा, मेरे लिए आप इतनी अच्छी बात, इतना अच्छा सोचते हो, इतना अच्छा बताते हो मुझे। तो ये सकारात्मक प्रतिभाव से तो बहुत ही आनंद, सबको खुशी मिलती है। अभी एक स्लाइड देखेंगे। थ्री इंपॉर्टेंट वर्ड्स ये सकारात्मक प्रतिभाव के लिए, सकारात्मक बोलने के लिए, सकारात्मकता को जताने के लिए। आई रिस्पेक्ट यू, फिर ये व्यक्ति मेरे से बड़ी हो या छोटी हो, रिस्पेक्ट तो सबको मिलना चाहिए, सम्मान। आई लव यू, प्यार का भी हमने कल बात की कि प्यार की परिभाषा भी हमें बहुत बड़ी बनानी चाहिए कि सबको हम प्यार दे सके। सबको प्यार माने क्या? प्यार माने केयरिंग, रिस्पेक्ट, ख्याल करना। तो ये तो हम सबके लिए परिवार में ये हमारा ध्येय होता ही है। आई थैंक यू, ग्रैटिट्यूड की बात की हमने कल।
काउंट ऑन मी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, आई अंडरस्टैंड यू, बहुत ही ज़रूरी, मैं समझ सकती हूँ। बहुत बार मुझे एक प्रश्न भी याद है, किसी ने पूछा था पहले या दूसरे दिन, कोई मुझे समझ नहीं रहा है, मैं कैसे समझाऊं सबको? तो किसी को बोलना, मुझे और किसी किसी को भी, कि मैं समझ सकती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। आई एम विथ यू, मैं हूं तुम्हारे साथ। आई मिस यू, जैसे हमने लव में देखा कि प्यार का भी क्या मतलब, अगर वो व्यक्ति के बिना आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप उसे प्यार करते हैं। मे बी यू आर राइट, जब हम अलग अलग सोचते हैं या जब ऐसे नकारात्मक प्रतिभाव देने जाते हैं, तो ये बोलने, हम बहुत बार बोलते हैं कि तुम गलत हो, मैं सही हूँ। लेकिन ये भी ओपननेस से बोलना कि मे बी यू आर राइट, शायद तुम जो कह रहे हो तुम सच हो, शायद उसमें सच्चाई है, मुझे सोचने दो। तो ये भी हम बता दें कि ये हम ओपन है, खुलेपन से हम ये सोचने के लिए तैयार है कि शायद भूल मेरी है, शायद भूल तुम्हारी नहीं है, मुझे सोचने दो, प्लीज फॉरगिव मी। अगर मेरी भूल निकली तो मुझे ये भी कहना आसान होना चाहिए, ये माफ कर दो, गलती मेरी थी, ये मैंने सोचा ही नहीं था, तो माफ कर दो, ये भी जरूरी है। ओके, तो बातचीत के बारे में तो हमने ये चारों पहलू के बारे में हमने कुछ उदाहरण भी देखे कि कैसी भाषा बोलनी चाहिए, कैसे शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसी शारीरिक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, दोनों में संगति होनी चाहिए, कैसे सुनना चाहिए। सिर्फ बोलना ये बातचीत नहीं है, सुनने का भी उतना ही महत्व है, और प्रतिभाव देना है, नकारात्मक या सकारात्मक, दोनों जरूरी है। लेकिन किस तरह से बोला जाए, ये कौशल्य होना चाहिए हमारे में, ताकि संबंध ना बिगड़े, जो भी मुश्किल है उसका सोल्यूशन निकले, कुछ समाधान हो, संबंध ना बिगड़े और आगे बढ़ सके। तो मैं यहाँ अभी खत्म करती हूँ, और बैक टू संपदा मैडम, कि अभी आपके जो भी प्रश्न है तीनों दिन के, तो उनके उत्तर देने की मैं कोशिश करूँगी। थैंक यू। थैंक यू मुरली बेन। आज हमने कम्युनिकेशन स्किल, इस जीवन कौशल्य के बारे में मैडम से सुना। मैडम ने कम्युनिकेशन स्किल में 4 अहम पहलुओं को विस्तार स्वरूप बताया। वो है बोलना, सुनना, हाव भाव से बोलना, यानी कि बॉडी लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, और प्रतिभाव देना, जो 2 तरह का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। मैडम ने और भी हमें बहुत सारी बातें समझाई। हमें एक दूसरे की विभिन्नता को स्वीकारना, यह भी एक अहम बात है, यह भी एक अहम मुद्दा है। जिस तरीके से बोलना जरूरी है, उसी तरह अच्छे सुनने वाले भी होना जरूरी है। तो आपका ये 3 दिन का जो हमारा आपके साथ का सफर रहा, उसमें हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। सच कहूं तो ये सब बातें हम सुनते आते हैं, सुन रहे हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन कभी वो अपने रोजाना जिंदगी में इस्तेमाल करने की बात आती है, तभी हमारा मन उसका साथ नहीं देता। और यही सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है हमारे रोजमर्रा के जिंदगी को आसान बनाने में। ये मैं मेरी भावना कह रही हूं। तो मैं अभी आज के सेशन के प्रश्न उत्तर के, सवाल जवाब के, क्वेश्चन आंसर के सेशन के लिए आमंत्रित करती हूं शुभांगी को। ओवर टू यू शुभांगी। Hello, good evening everybody.
We are starting with our third day's question answer sessions. Ma'am, the first question is, shall I? Able to hear, ma'am? Yes. Yeah. How do we decode communication barriers? Second question is, when person gone through lots of problem and stressful life, we should ask their problem or not? And the third question is, when someone is dominating in conversation, what stand should we take? The fourth question is, अभी थोड़ा how- रुके शुभांगी. okay, yeah, sure ma'am, कितने हैं तुम्हारे प्रश्न? ma'am, 7 questions are there. Okay, so we'll take 3 and then 4. Okay ma'am. ओके, पहला प्रश्न है, हाउ डू वी डिकोड कम्युनिकेशन बैरियर्स? तो वही हमने बात की, कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या क्या है. एक तो हम खुद में ही रहते हैं, खुद की करनी है, सुनना नहीं है, तो हमें ये खुद में से निकलना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए. फिर दूसरा बैरियर है कि हम डिस्ट्रैक्टेड बहुत हो जाते हैं, घड़ी देखते, कोई वहां से जा रहा है तो उसको देखते हैं, हमारा ध्यान नहीं रहता है जो बात कर रहा है उसके पर, तो वो हमें ध्यान में रखना चाहिए. तो ये कम्युनिकेशन बैरियर्स. फिर हम सलाह देने लगते हैं, तो सलाह देने से रुकना चाहिए. हम क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि ये तुमने गलत किया, तो ये हमें कोई इसलिए बात नहीं बता रहा कि हम में ज्यादा ज्ञान है, कोई इसलिए हमें बात बता रहा है कि उनको संवेदनशील कोई सुनने वाला चाहिए अपनी प्रॉब्लम के लिए. तो ये सारे बैरियर्स की हमने बात की आज, कि जो और कैसे उस बैरियर्स को हमें निकालना है. अगर हम कॉन्शियस रहेंगे कि ये मैं कर रही हूं, तो ही हम उसको निकाल पाएंगे. When a person goes through lot of problems, should we ask them or not? It's a very good question. कभी कभी हम इसलिए नहीं पूछते कि हमें लगता है कि उसको अच्छा नहीं लगेगा, कि उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, हम क्यों पूछ रहे हैं. तो ये बहुत डेलिकेटली हैंडल करना चाहिए कि अगर ये व्यक्ति कुछ हिंट्स दे रहा है, या उसके आंख में आंसू जल्दी आ जाते हैं, या तो उसका मूड चला जाता है, तो हम उसको इतना तो बोल सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम होगा और बात करनी है तो बताना. अगर तुम्हें कंफर्टेबल लगे तो मैं सुनना चाहती हूँ और कुछ कर सकूँ तो करना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें बोलने के लिए कंफर्ट लगे तो. अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं. माने क्या होता है कि हम जोर नहीं देते कि नहीं तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा तो ही सॉल्यूशन आएगा. नहीं, बहुत से लोग नहीं बता पाते बहुत जल्दी, लेकिन अगर उनमें विश्वास आ गया कि ये व्यक्ति सुनेगा संवेदनशीलता से और मेरी मदद कर सकता है, तो वो बोलने के लिए तैयार रहेगी. फिर तीसरा प्रश्न, व्हेन समवन इज डोमिनेटिंग व्हाट शुड वी डू? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है. बहुत बार हम लिसनिंग की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता में हम ऐसी व्यक्ति के साथ मीटिंग में होता है या अकेले हम दो होते तो भी बोलता ही जा रहा है, तो हम क्या करें? हम सुनते ही जा रहेंगे क्या? तो ये भी सही नहीं है. हमें तो निश्चयात्मक बनना है, हमें निष्क्रिय बन के ऐसे बैठे नहीं रहना है कि वो बोलता है बोल रहे तो क्या करनी. नहीं, मुझे भी बोलना है, मुझे उसकी बात सुनिए, लेकिन उसको भी मुझे मेरी बात सुने, ऐसे मेरी अपेक्षा है. तो मैं बोल सकती हूँ कि एक्सक्यूज मी, जरा मैं कुछ बोलना चाहती हूँ बीच में, क्योंकि हम मानते हैं कि बीच में नहीं किसी को रोकना चाहिए, लेकिन कोई अगर बंद ही नहीं करता है अपना बोलना, तो बोलना पड़ता है कि एक्सक्यूज मी, जरा मेरी बात भी सुन लो, मुझे भी ये कहना है करके बहुत जरूरी है. या तो ये करने का, एक्सक्यूज मी अभी मुझे जाना है, मुझे ट्रेन पकड़नी है, या एक्सक्यूज मी अभी मेरे खाने का टाइम हो. अभी लॉकडाउन में क्या होता है, घर का जो शेड्यूल है उसमें भी डिस्टर्ब होता है, तो बोलना पड़ता है कि अभी मेरे खाने का टाइम हो गया, मुझे जाना पड़ेगा. तो ये जरूरी है कि उसको रोके, और अच्छी तरह से पोलाइटली रोके, सामने की व्यक्ति भी समझ जाती है. नेक्स्ट, शुभांगी. Yeah, ma'am. The fourth question is, how to handle
an ethical dilemma. And the fifth question is how to develop positive thought towards a person whom we hate. Then, how to imbibe habit of giving feedback in the colleagues other than making it compulsory. And the last question is, can we give negative feedback if necessary? How? That's all, ma'am. ओके, हाउ टू हैंडल एथिकल डिलेमा, ये क्वेश्चन मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है, अधूरा है. कौन सा एथिकल डिलेमा? एथिकल डिलेमा माने ये करूं या वो करूं, कौन सी बात मॉरली सही रहेगी, लेकिन किस संदर्भ में मैं ये प्रश्न पूछा गया है मुझे नहीं क्लियर है, ये अधूरा लग रहा है. ओके मैम. एथिकल डिलेमा कौन से कॉन्टेक्स्ट में, ये थोड़ा अगर जिसने बताया वो बोल सके तो अच्छा रहेगा. How to develop positive thoughts towards whom we hate? Excellent question. ये शुरुआत होनी दिमाग में वही बहुत बढ़िया चीज है कि मुझे किसी को हेट नहीं करना है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कैसे करूं मैं ये. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा. हम किसी को पहले तो ये समझना है कि हेट क्यों कर रहे हैं. जैसे कि कल मैंने बताया कि ये भावनात्मक बुद्धि में बहुत कुछ और भी हो सकता है. तो ये हेट्रेड जो है वो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ देता है. मैं किसी में भी ये देखती हूँ तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि बहुत बार हेट्रेड के पीछे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मिस इन्फॉर्मेशन. हम या तो एक व्यक्ति को हेट करते हैं क्योंकि उसके बारे में हमारे पास जो माहिती है वो अधूरी है या गलत है. पूरी कम्युनिटी को कभी हम हेट करते हैं, वो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है कि हमें इतने प्रेजुडिस भरे होते हैं और व्हाट्सएप से इतने प्रेजुडिस बढ़ा रहे हैं कुछ लोग, पता नहीं क्या फायदा होने वाला है. तो मुझे बहुत तकलीफ होती है. तो बहुत जरूरी है कि हम हकीकत समझे कि ये इंडिविजुअल को मैं क्यों हेट कर रही हूँ या ये कम्युनिटी को मैं क्यों हेट कर रही हूँ. मैं व्हाट्सएप में बिलीव ना करूँ. जो भी व्हाट्सएप हेट्रेड जगाता है वो व्हाट्सएप ही गलत है. वो ऐसे व्हाट्सएप मैं जो भी ग्रुप में होती मैं बोलती हूँ ऐसे व्हाट्सएप जिससे हेट्रेड बढ़ती है मत लाइए ये ग्रुप में. नहीं तो अगर वो लोग चालू रखे तो मैं निकल जाती हूँ. मुझसे हेट्रेड सहन नहीं होता, क्योंकि ये सबसे नुकसानकारक चीज है हमारे समाज के लिए कि किसी पूरे ग्रुप को हेट करना या किसी व्यक्ति को हेट करना. तो कारण समझना पहले बहुत जरूरी है और खूबियां निकालना भी बहुत जरूरी है. अगर है कुछ तकलीफ एक व्यक्ति में लेकिन उसमें खूबियां भी होनी चाहिए, तो ये भी समझना बहुत जरूरी है कि धीरे धीरे हमारा उस व्यक्ति या उस ग्रुप के तरफ हमारी हेट्रेड कम हो और एप्रिसिएशन बढ़े. ओके, हाउ टू गिव फीडबैक, वो तो हमने बात की कि कुछ अच्छा ना लगा हो वो भी कैसे बताए, जो अच्छा लगा हो वो भी बताए, तो वो तो हमने बात की. नाउ 7वां प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया. हाउ वी गिव नेगेटिव फीडबैक हियर, थोड़ा समझाएंगे क्या है प्रश्न? Can we give negative feedback if necessary? How? जरूर, वही तो हमने बात की कि बहुत बार जरूरी हो जाता है कि हम नेगेटिव फीडबैक दे. अभी आप फीडबैक इंटरपर्सनल हमारे ऑफिस कॉन्टेक्स्ट में ये पूछ रहे हैं, परिवार में पूछ रहे हैं, या ये व्याख्यान माला का नेगेटिव फीडबैक पूछ रहे हैं, दोनों देना जरूरी है. और नेगेटिव फीडबैक में क्या होना चाहिए, इट शुड नॉट एंड एज तुम गलत हो या ये व्याख्यान माला गलत है या और कोई, सजेशन के साथ, सुझाव के साथ कि अगर व्याख्यान माला में कुछ उनको नकारात्मक लगा, उनको कुछ अच्छा नहीं लगा, तो सुझाव आने चाहिए कि इसके बदले अगर इस तरह से करते तो मुझे ज्यादा समझ में आता. तो ये नेगेटिव फीडबैक हो गया, लेकिन उससे फायदा होता है, जो भी ऑर्गेनाइजर्स है, रिसोर्स पर्सन है, सबको फायदा होता है कि नेक्स्ट टाइम क्या ख्याल रखें. इसी तरह इंडिविजुअल्स को भी नेगेटिव फीडबैक दिया तो अगर जीवन कौशल्य में जो हम सीख रहे हैं उस हिसाब से दिया तो भी उसको भी उसका फायदा होता है. तो इस तरह का नेगेटिव फीडबैक होना चाहिए जिससे कुछ अंजाम उसका अच्छा हो. और कोई? Yeah. No, ma'am, I think it's all right. Okay, thank you, ma'am. Thank you so much
for your answers. For answers. Over to Sampada. Sampada. अनम्यूट करो. Sampada, unmute. थैंक यू शुभांगी. मुझे लगता है हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के जो भी क्वेश्चंस थे उनका समाधान हमारे प्रथित यश वक्ता डॉक्टर मुरलीबेन देसाई उनसे उनको मिल गया होगा. अभी ये 3 दिन का जो अपना सफर है इसका ये अंतिम चरण, अंतिम पड़ाव मैं मानती हूँ. हम अभी उसके और बढ़ रहे हैं. तो समारोह फंक्शन, समारोह का जो औपचारिकता है उसे हम शुरू कर रहे हैं. ये तीनों दिन हमारे साथ हमारा बैकबोन बने हुए जो मुक्ता टीम के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुभाष आठवले, जिन्होंने हमें सेशन शुरू होने से पहले मार्गदर्शन किया, सेशन के दरमियान मार्गदर्शन किया और हमारा सतत हमें प्रोत्साहित किया और इस हमारी व्याख्यानमाला को YouTube जैसे चैनल पे सक्सेसफुली आगे बढ़ाया. तो मैं डॉक्टर सुभाष आठवले जी को 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित करती हूँ. धन्यवाद संपदा मैडम, थैंक यू वेरी मच. मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मुरली मैडम का, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सरल और प्रतिभावान भाषा में अपने विचार रखे. और मैं हालांकि ये फील्ड में से नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं था, परंतु एक सरलता कैसी होनी चाहिए. जैसे अभी एक जो आखिरी सवाल था कि कैन वी पुट नेगेटिव थॉट्स, तो मुझे लगता है कि मैडम ने बहुत सही जवाब उसका दिया. परंतु वो मैडम ने अपने पहले सेशन में ही मेरे ख्याल से बताया था कि इट इज नो नेगेटिव थॉट विच एग्जिस्ट बट इट इज द व्यू पॉइंट विच एग्जिस्ट. जैसे कि मैडम ने बहुत अच्छा एक डायग्राम भी बताया था कि द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन राइट, he feels that there are 4 wooden blocks, and the person who is standing at the left, and he feels that there are 3 wooden blocks. So it is a viewpoint. So I think मैडम मैं बहुत बहुत प्रभावित हो गया हूँ आपका पूरा सेशन सुन के, और बहुत अच्छी तरीके से आपने सुनाया. मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि हमारी डॉक्टर मनप्रीत कौर मैडम भी हमारे साथ में है, मुक्ता की सदस्य है. और मुझे लगता है कि ये जो सेशन है बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा. आज मुझे बताने में खुशी हो रही है कि लगभग हमारे 4,500 चैनल के सब्सक्राइबर्स है, जो कि जिन तक ये यूट्यूब की लिंक जाएगी. और धीरे धीरे करके अभी जितने भी लोग यहाँ पर लाइव देख रहे थे उन्होंने तो आनंद लिया ही है, परंतु ये ऐसा एक माध्यम है कि जहाँ पर हम चीज़ें, हमारी वीडियोस अपलोड करते हैं तो लोगों को मौका रहता है कि वो जब चाहे उसे देख सकते हैं. अभी लाइव जिनको देखने का मौका नहीं मिला, 100 सारे रीजंस हो सकते हैं. जिसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी, किसी के घर में कोई आया होगा, या किसी को कुछ अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ा होगा, या लॉकडाउन है फिर भी घर में कुछ ना कुछ काम चलता रहेगा. तो ऐसी कई सारी कठिनाइयां हो सकती है, परंतु ये माध्यम से हम जब चाहे तब ये वीडियो देख सकते हैं और अपने आप को उत्साहित कर सकते हैं. मुझे तो लगता है कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि वो ठीक नहीं लग रहा है, या उसे लग रहा है कि पता नहीं ये क्या चल रहा है, ये कब खत्म होगा, मतलब ऐसा अगर फीलिंग कुछ डेवलप हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो जरूर देखे, ताकि उसको एक पॉजिटिव पूरा एनवायरनमेंट मिलेगा, पॉजिटिविटी उसमें आ जाएगी. और जो भी थॉट उसके दिमाग में आया था कि ये क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, हम इसमें से कैसे बाहर निकलेंगे, मुझे लगता है ये एक बहुत पॉजिटिव नोट पे हम उसको, मुरली मैडम आप उसको लेके गए हो. और रही बात मुक्ता की, तो मुक्ता मैडम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि पहले हमने ऐसे सोचा था कि हम अपने मुक्ता के वेबिनार्स सारे टीचर्स तक पहुंचाए. हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला,
कि मुक्ता ने जब शुरुआत में बहुत सारे विषयों पर, जैसे कि मुझे बताने में खुशी हो रही है कि योग फॉर टीचर्स, योग टीचर्स को कैसे हेल्पफुल है, उनको स्ट्रेस से कैसे रिलीज देती है, ऐसे एक सब्जेक्ट लेके हमने एक व्याख्यान रखा था। वैसे ही जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि अभी बहुत चंद दिनों में अडॉप्ट होने जा रही है, उसके ऊपर भी हमने सेशन रखा था। हमारे सम्माननीय प्राचार्य अनिरुद्ध जी देशपांडे है पुणे से, उन्होंने ये सेशन लिया हुआ था। और मैं समझता हूँ जिन्होंने, जो भी टीचर ने ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में नहीं जाना हो, उनके लिए ये वीडियो हमारे साइट पे आज भी उपलब्ध है। और जिनको भी ये एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानना है वो जरूर देख सकता है। और बहुत सारी इनोवेटिव आइडियाज, जैसे मैडम ने आपके व्याख्यान में जैसे बता रहे थे कि हम ये पॉजिटिविटी कैसे लेके आए, मैं समझता हूँ कि ये पॉजिटिविटी के लिए ये हमारे न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे अवसर रखे गए हैं। वैसा ही एक मैडम हमने व्याख्यान ऑर्गेनाइज किया था कि सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में इतना सारा चीज है। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे इसमें विविधता है, विविधता में एकता है, परंतु वो एकता कैसी है? हर प्रांत से भाषा जैसे बदलती है, वैसे उनके पहराव कैसे बदलते हैं, उनका अनाज कैसे बदलता है, उनका खान पान कैसे बदलता है, उनका संगीत कैसे बदलता है। ऐसे विषयों पर भी हमने टीचर्स को अवगत कराया, ताकि एक उद्देश्य से कि ये भाषण सुनने के बाद, ये लेक्चर सुनने के बाद, ये व्याख्यान सुनने के बाद, वो जब लॉकडाउन खत्म होने पे या ड्यूरिंग द लॉकडाउन अगर वो अपने बच्चों से बात करते हैं, तो आज बच्चों को सिलेबस तो हम सभी पढ़ाते हैं। आज क्लासरूम में जाते हैं तो हम उनको ये बताते हैं कि बाबा ये 2 + 2 = 4, ये सिंपल मैथमेटिक्स हम सबको पढ़ाते हैं। परंतु उनको जो आवश्यक मूल्य जो उनके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लाइफ स्किल्स बोल रहे हो जिसको, मेरे ख्याल से वो अगर हम क्लासरूम में नहीं दे सके तो आज के तारीख में दूसरा कोई अवसर हमारे सामने नहीं है कि जहां पर हम ये लाइफ स्किल्स ये बच्चों को दे पाए। एक हमारी अगर एजुकेशन सिस्टम हम अगर देखेंगे तो उसमें ये सारी चीजें ऐसी है कि हम प्राथमिक शिक्षा को बहुत कम देखते हैं और प्राथमिक शिक्षा को हम ज्यादा अहमियत देते भी नहीं है। वो टीचर्स को भी हम अहमियत नहीं देते हैं जो प्राथमिक शिक्षा दे रहे हैं। वास्तव में प्राथमिक शिक्षा जो दे रहे हैं उनका काफी बड़ा योगदान है, क्योंकि वो जब भी बच्चे की ग्रोथ होती रहती है, 5 साल का बच्चा होता है, 6 साल का बच्चा होता है, तब उसकी सबसे ज्यादा अडॉप्ट करने की ताकत होती है, सबसे ज्यादा वो चीजें ग्रहण कर सकता है। और उस समय जो संस्कार ये शिक्षक ये बाल्य को देते हैं, बच्चे को देते हैं, मैं समझता हूँ उनको उनका बहुत बड़ा योगदान। हम तो हमारे पास जब डिग्री कॉलेज में बच्चे आते हैं तो मैं समझता हूँ उनकी काफी सारी चीजें बहुत डेवलप होती है, उनका सोच डेवलप हुआ होता है, उनका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ होता है, उनको ये समझता है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये सारे उद्देश्य को लेके मुक्ता संगठन ने ऐसी विविध व्याख्यानमाला, विविध विषयों के ऊपर व्याख्यानमाला की। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही मैडम कि ये व्याख्यान पे हम सीमित नहीं रहे। हमने ये जो हमारे पास में टेक्नोलॉजी जो हमने डेवलप की कि बाबा ये यूट्यूब स्ट्रीमिंग कैसे करते हैं और उसको हम कैसे बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ले जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं जूम का, उसमें हम एक साथ 100 लोगों को ले सकते हैं, अगर थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करें तो 500 लोगों को ले सकते हैं। परंतु आज हम जो माध्यम यूज कर रहे हैं, यूट्यूब है या फेसबुक है, उसके ऊपर हम अनगिनत लोगों को हमारे साथ में जोड़ सकते हैं और एक ही साथ ये सारा प्रोग्राम हम इतने सारे लोगों तक पॉजिटिविटी पहुंचा सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये हमने एक चालू किया कि हमारे पास जो अगर सुविधा है तो हम ये कॉलेजेस को एक्सटेंड क्यों नहीं करें, जिसकी वजह से कॉलेजेस को अपने नैक में भी बेनिफिट हो सकता है, कॉलेजेस की तरफ से उनके बच्चों को बेनिफिट हो सकता है, उनके शिक्षकों को बेनिफिट हो सकता है। और हमारी जो टैगलाइन है, राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज, ये जो टैगलाइन है मैं समझता हूं कि ये तभी पूरी हो जाएगी जब भी हम ऐसे समाज उपयोगी काम करेंगे। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ABRSM को एफिलिएटेड है, जैसे कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, जिसको हमारा ऑर्गेनाइजेशन एफिलिएटेड है। और हमारा काम पूरे देश भर में 26 राज्यों में चलता है।
यहाँ जो 12 कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज है उसमें सभी में हमारा संगठन है, बहुत अच्छी जगह अच्छी तरीके से काम चल रहे हैं। हमारा अभी बहुत अभी मीडिया सेल बना हुआ है जिसमें हम ये सारे जो काम है, क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज मैंने सुनी थी, हमारे जो दूरदर्शन के जो डायरेक्टर थे मुकेश शर्मा जी, उन्होंने कहा था कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हम इतने सारे प्रोग्राम्स करते हैं, अगर हम उसको प्रॉपर पब्लिसिटी नहीं करें, लोगों तक नहीं पहुंचाए, तो इतने सारे अच्छे व्याख्यान, अच्छे विचार अगर हम लोगों तक नहीं पहुंचाए, तो मैं समझता हूं वो हम सोसाइटी के लिए काम नहीं कर रहे। और यही सोच मन में रखते हुए हमने ये प्लेटफॉर्म कॉलेजेस को उपलब्ध कराने की बात की। उसके वजह से हम इसके बाद में हमने हमारी वेबसाइट भी डेवलप की है। अभी बहुत जल्द हम हमारे वेबसाइट के ऊपर शिक्षकों को जो उपयोगी आ सके ऐसे मूडल के कोर्सेज भी इंस्टॉल करने जा रहे हैं, ताकि शिक्षक आज हम देखते हैं मैडम कि मूडल कोर्स है या स्वयं है या मूक्स है, ये हम सारी बातें बोलते हैं, परंतु उसके ऊपर कोर्स कैसे डेवलप करना है, वो लोगों तक कैसे पहुंचाना है, उसका क्या क्या उसमें धारणाएं होनी चाहिए, वो कैसे एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ये सारी चीजें हम इसमें सिखाने जा रहे हैं। और वो बहुत जल्द हम हमारे वेबसाइट के ऊपर लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैडम, लगभग 1,60,000 उसको व्यूअर्स है और लगभग 4,500 सब्सक्राइबर्स है। तो ये जो आपका व्याख्यान है, तो इतने लोगों तक तो 100% पहुंचेगा। और बहुत जल्द आप अगर देखोगे तो इसके व्यूज जो है वो 4,000 पार कर जाएंगे। मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुरली मैडम, आपने जो हमें ये अवसर दिया आपको सुनने का, और जिसके वजह से हमें बहुत खुशी हुई। साथ ही साथ पीएन जोशी कॉलेज का सभी स्टाफ, मैं समझता हूँ अभी हमारे इतने अच्छे रिश्ते हो गए हैं कि हम एक दूसरे को काफी अच्छे से जानने लग गए हैं। और ये हमको अवसर देने वाले जो बैकबोन है आशा मैडम, मैं समझता हूँ कि उनका योगदान बहुत बड़ा है और ऐसे ही कार्य वो करे, हमारा साथ उनको हमेशा रहेगा। ये नोट के ऊपर मैं यहाँ रुकता हूँ। मुझे बोलने देने का जो अवसर दिया उसके लिए मैं मुक्ता की तरफ से, कॉलेज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और संपदा मैडम को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर. खरंच तुमचे हे अतिशय उत्साहपूर्ण शब्द ऐकून खरंच असं वाटतं असे असंख्य वेबिनार आमच्या कॉलेजतर्फे आणि तुमच्या सहयोगाने व्हावे आणि त्याचा फायदा भारतातल्या सर्व जनतेला मिळावा अशी मैं आशा करते. सर, आपने जैसे कहा, हमारे भारत देश का इतिहास, उसकी संस्कृति इतनी महान है जिनमें जीवन कौशल्यों का भंडार भरपूर भरा हुआ है. अगर हम शिवाजी महाराज से लेके रामायण, महाभारत ऐसे इतिहासों की बात करें, इन युगों की बात करें, तो हमें ये सब जीवन कौशलों का ज्ञान वहां से हासिल हो सकता है. अगर कलियुग की बात करें तो इस कलियुग में अभी के दौर में रतन टाटा जी, नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति, स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, ये सभी अभिव्यक्तियों ने अपने जीवन कौशल्यों को पहचाना, उनको अपनाया, उनको तराशा और अपनी एक अलग पहचान इस दुनिया में बनाई. तो ये सब जीवन कौशल्यों की जो चर्चा आज मुरली मैडम ने की है, खुद की पहचान, आत्मगौरव, सकारात्मकता, बदलाव का स्वीकार करना, अपने भावनाओं को कंट्रोल करना, अपनी आचरणों में लवचिकता रखना, फ्लेक्सिबिलिटी रखना, आपसी तालमेल रखना, एक दूसरे की विभिन्नताओं को स्वीकार करना और कम्युनिकेशन के 4 अहम पहलू, ये सभी चीजों को अगर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे वेबिनार का टाइटल भले ही कॉलेज प्लेस हो या वर्क प्लेस हो, लेकिन अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसको इस्तेमाल करें, इसे हम अपनाने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है हमारा ये जो व्याख्यानमाला का हेतु है वो मैं कहूंगी सचमुच में सफल हो जाएगा. मैं सचमुच आप सबकी आभारी हूं
3 दिन से लगातार मैं बकबक किए जा रही हूँ और आप मुझे झेल रहे हैं। तो मैं अभी यहाँ पे मेरी बातचीत खत्म करके फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए माधुरी वैद्य मैडम को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद संपदा। तुमने जिस तरह से 3 दिन ये वेबिनार का समालोचन किया है, नेवर से कि वो बकबक थी, बहुत थॉटफुल। जो भी तुम कहती थी, इट वाज वेरी थॉटफुल, सो वी ऑल अप्रिशिएट दैट वेरी मच and I'm sure that you are getting encouraged out of that. So yes, श्रीमती पीएन दोषी विमेंस कॉलेज ने ये जो 3 दिन का एवरीडे लाइफ स्किल्स इन वर्क प्लेस, ये जो राष्ट्र स्तर पर आयोजित किया गया वेबिनार, ये वेबिनार के समारंभ में आप सबका मनपूर्वक स्वागत है। दोस्तों, 3 दिन अभी संपदा ने जैसे कहा कि हमने अलग अलग विषयों पर चर्चा की और वो सारे विषय उनका अपने दैनंदिन जीवन में और व्यावसायिक जीवन में उनका जो एक अनन्य साधारण रोल है, भूमिका है उनकी, उसके बारे में हमने समझने की कोशिश की। ये साथ साथ आज का जो विषय था संवाद कौशल्य, कम्युनिकेशन स्किल्स, which was skillfully handled by our resource person Dr. मुरलीबेन देसाई। जब हम कम्युनिकेशन, संवाद, संभाषण की बात करते हैं तो दोस्तों वो ये संवाद होने के लिए दो व्यक्ति या 2 समूह होना बहुत आवश्यक है। तो जिसमें से एक जो है वो है संवादकर्ता, जो अभी तक 3 दिन हम मुरलीबेन संवाद करता थे तो हम उनको सुनते थे, एंड वी ऑल वेयर ऑन द रिसीवर्स एंड। लेकिन क्वेश्चन आंसर के सेशन में someone was reading out the question and Murliben was listening to that question very attentively, so she was again playing a role of a receiver। तो ये वेबिनार जो 3 दिन हमारी कॉलेज ने आयोजित किया, ये वेबिनार संपन्न होने के लिए और ये वेबिनार सफलता से संपन्न होने के लिए जो 2 अनन्य साधारण भूमिकाएं हैं, एक है संवादकर्ता की और दूसरी है रिसीवर की, इनकी भूमिका सचमुच महत्वपूर्ण है। और आप सब दोस्तों रिसीवर होने के नाते आपने जो ये वेबिनार में इतनी रुचि दिखाई, इतना इंटरेस्ट दिखाया और आपने जो पार्टिसिपेट किया है, तो आपके पार्टिसिपेशन, आपके सहभाग के बिना ये वेबिनार होना नामुमकिन था। वैसे ही 3 दिनों के चर्चा सत्र के जो वक्ता थे डॉक्टर मुरलीबेन देसाई, अगर वो संवाद नहीं करते थे तो हम किसे सुनते थे। तो आज इस समारंभ में मैं श्रीमती माधुरी वैद्य, ये वेबिनार की एक कन्वीनर होने के नाते सबसे पहले अपने स्पीकर डॉक्टर मुरली देसाई का सहृदय आभार मानती हूँ। नमस्कार मुरली, जिन्होंने सकारात्मक विचार, दूसरों को मान देना, लेकिन दूसरों को मान देते देते खुद का भी मान रखना, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है, जिसके लिए स्व आदर भाव बढ़ता है, दूसरों के साथ बहुत असर्टिवली पेश आना, ये सब की वजह से अपनी निर्णय क्षमता को बढ़ाना, समस्या परिहार का जो एक कौशल्य है उसे और भी शार्पन करना, बुद्धिमत्ता के साथ साथ भावनिक बुद्धिमत्ता को भी बढ़ाने की बहुत कॉन्शियसली, लेकिन वो एक प्रयत्न करना, पास्ट भूतकाल में या भविष्य काल में रहने से जो हम काफी सारे चीजों को, समस्याओं को फेस करते हैं, तो प्रेजेंट में रहकर, वर्तमान में रहकर
अपनी खुद की जो प्रोडक्टिविटी है उसे बढ़ाना, और साथ साथ आज का संवाद कौशल्य, कम्युनिकेशन स्किल्स। मुरली बहन, आपने सचमुच ये सारे लाइफ स्किल्स की, जीवन कौशल्य की, जो एक इतनी अच्छी तरह से सहज रूप से माला बांधी ना, वो बहुत अच्छी लगी। और मैं सारे पार्टिसिपेंट्स के तरफ से, हमारी कॉलेज की तरफ से आपकी सचमुच शुक्रगुजार हूँ कि we would like to listen to you again and again in future. Thank you so much, Murli, for being with us. हमारी मैनेजमेंट, ट्रस्टीगण, जिनके सहकार्य के सिवा यह वेबिनार होना सचमुच मुश्किल था, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ उनके सभी तरह के सपोर्ट के लिए। धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे संस्था के डायरेक्टर श्री डॉक्टर एस कुमुदावली मैडम को, जो हमारे साथ एक मेंटर के रूप में प्लानिंग फेज से एग्जीक्यूशन फेज तक सक्रिय सहभागी हो रहे हैं। मैडम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एज अ मेंटर। प्राचार्य डॉक्टर आशा मेनन, जो बहुत खूबी से कॉलेज का नेतृत्व कर रही है, जो प्रोएक्टिवली हर एक चीज में देखती है, और मराठी में जैसे कहावत है, जिथे कमी तिथे मी, ऐसी भूमिका हमारी आशा मैडम निभाती हैं। बिग थैंक यू डॉक्टर आशा मैम फॉर बीइंग विद अस। ये कोविड के लॉकडाउन के सिचुएशन का पूरी तरह से फायदा उठाया है हमारे कॉलेज की IQAC टीम ने, जिसने हमारे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, और आज ये 3 दिन का जो वेबिनार, जो खास तौर पे नॉन टीचिंग ऑफिस स्टाफ के लिए आयोजित किया है, तो with one motto, to develop interest in one's own life and to develop interest in one's own work, because personal life and family life in today's generation is very difficult to be segregated. So how to enjoy work in our life and life in our work, I think our purpose is completely fulfilled with your knowledge, with your inputs, Dr. Murliben. Once again, a big thank you to you. तो IQAC टीम का मैं बहुत मैं आभारी हूँ। हमारे IQAC कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर राजू चौहान, जो कॉमर्स की फैकल्टी हैं, बहुत उत्साह से काम करते हैं और साथ साथ पूरे टीम को काम करवाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लीडिंग एंड पुशिंग एवरीवन टू वर्क मोर एंड मोर। राजू भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, वेबिनार का जो ब्रोशर का डिजाइन किया, जो सचमुच अच्छा हुआ और जिसकी वजह से मेरे ख्याल से हम आप सब तक पहुंच सके, ये ब्रोशर का डिजाइन करने वाली हमारी BCA की प्राध्यापिका है प्रोफेसर स्वाति सूचक। स्वाति, आपका भी आभार, because you have contributed in this webinar in the form of creating a wonderful brochure. Thank you so much. IQAC की हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट मिस हशमत खान, थैंक यू हशमत। राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू certificates, looking after the entire proceeding is not an easy job, but the way you are handling it very easily, very comfortably, we appreciate that. Thank you so much for making this webinar successful. मुक्ता, मुंबई कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन, अभी आठवले सर ने कहा कि उन्होंने बहुत कुछ कहा जो मैं सब कुछ दोहराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी सर आपने जो नंबर हमें कहा, it is very encouraging for all of us when we realize that this particular webinar will have so many viewers and so many beneficiaries. Thank you for sharing that wonderful news with all of us, and thank you for giving that immense and immense support, technical support to conduct this webinar, to conduct this event so successfully. That अभी तो सर अठवले सर आपने जैसे कहा कि आपका और PN दोषी का एक नाता बन गया है, तो हम हक से मुक्ता के पास आएंगे और कहेंगे सर we want to conduct one event, please be with us and give us a support, and I am sure that you will never say no to us.
Thank you, sir, for being with us. तो मेरे प्यारे दोस्तों, all the participants, a big thank you for encouraging us in the form of participation, in the form of asking so many questions and getting them clarified by the eminent speaker, Dr. Murliben Desai. And I hope that in these 3 days, it is just the beginning. It is not, Murliben has given us a prescription of enhancing our life. Am I right, Murliben? She has not treated us. Treatment, I mean, I'm talking about it very positively. तो ये कोई ऐसे जादू की गोली नहीं है कि चलो कल तक हमारे पास कुछ भी इसमें से कौशल्य नहीं था और 3 दिनों में सारे कौशल्य आ गए. No, I'm sure that in every session Murliben was telling us that we have to do this, we have to start thinking like this, we have to work on this. का मतलब ये सब शुरुआत है मेरे दोस्तों. So we seriously have to take it very sincerely, consciously work upon it, and I'm sure our life is going to be enriched, happy, productive, and a healthy life. So thank you so much to each and everyone, and I'm sure that everyone will have a very skilled life in family as well as workplace. A big thank you to one and all. Over to Sampada. Thank you, Madhu. Before Sampada madam, you take over, I'll just say that to conduct these entire sessions, Dr. Sandeep Bhavsar had given us all, kind of support. I am there in front, but he's working behind the curtains, and he's given all the support. And I think a big work has been done by Dr. Sandeep Bhavsar as well. So thank you, Sandeep. Over to Sampada madam. On behalf of SPN Doshi College, sir, again, I would like to thank Dr. Bhavsar, sir. We never knew about it. Thank you all. Thank you, Madhuri Ben. अभी ये सेमिनार का समारोह हमारे प्रिंसिपल मैडम की अनुमति से मैं ये जाहिर करना चाहूँगी कि हम इस हमारे 3 दिन के राष्ट्रीय स्तरीय व्याख्यानमाला का यहाँ पे समारोह कर रहे हैं. पर दोस्तों, एक चीज मत भूलना, आज के सेशन का फीडबैक फॉर्म आपके टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भेजा गया है. वो आपको भरना अनिवार्य है. उसकी मदद से ही हम आपके ई सर्टिफिकेट बना पाएंगे और आपको जल्द से जल्द भेज सकेंगे. तो बिना भूले फीडबैक फॉर्म भरिए. और मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. Big thank you to each and everyone. Thank you, one and all.